वर्सेज अला में खुश आमदीद दोस्तों। आज क्यूएसओ का जो चैप्टर है 7 वो हम स्टार्ट करेंगे और इसका आर्टिकल है 111। आर्टिकल क्या है क्यूएसओ का? वो कहता है कि जी फैक्ट जुडिशली नोटिसेबल नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। सिंपल सी ये बात है कि ऐसे फैक्ट्स जो जुडिशली नोटिसेबल हैं, यानी जिनको जुडिशियल नोटिस अगर अदालत ले लेती है तो उनको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जनरल रूल पढ़ा है क्यूएसओ का कि कोई भी फैक्ट अदालत में पेश किया जाएगा तो उसको साबित करना पार्टी की जिम्मेदारी है। लेकिन अब आर्टिकल 111 क्या कहता है कि जी खास फैक्ट्स हैं जिनको जुडिशली नोटिसेबल फैक्ट्स कहा जाता है, उनको साबित करने के लिए उनको साबित करना अदालत में ज़रूरी नहीं है। और वो फैक्ट्स कौन से हैं जिनको अदालत एज ए जुडिशियल नोटिस लेगी और उनको साबित करने के लिए पार्टी की ज़रूरत नहीं है, वो आर्टिकल 112 में बयान कर दिए गए हैं। आर्टिकल 112 के अंदर कहता है कि फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस, यानी अगर किसी फैक्ट्स को अदालत जुडिशियल नोटिस ले लेती है, एज एक फैक्ट को एज ए जुडिशियल नोटिस लेती है, तो उसको साबित करने के लिए ज़रूरत नहीं है। और कौन से जो फैक्ट्स हैं जिनको अदालत जुडिशियल नोटिस लेगी और फिर उनको साबित करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो आर्टिकल 112 में ही बयान कर दी गई हैं। ऑल पाकिस्तानी लॉ, यानी पाकिस्तान के जितने भी कवानीन हैं दोस्तों, तो उनको साबित करने के लिए ज़रूरत तो नहीं है। जितना भी एक्ट्स बने, ऑर्डिनेंस बने हैं, अब ये तो नहीं होगा कि जी वो साबित करें जी कि वाकई वो पार्लियामेंट ने कानून पास किया था। जैसे एक यूएसओ हम पढ़ रहे हैं, अब कोई एक यूएसओ को चैलेंज कर दे जी ये नहीं, पार्लियामेंट ने ऐसा कानून पास नहीं किया था, तो ऐसा नहीं होगा। जो कानून कवानीन पार्लियामेंट में पास हो चुके हैं, ऑर्डिनेंस बन चुके हैं, जो भी एक्ट्स हैं, कवानीन हैं, उनको अदालत एज ए जुडिशियल नोटिस लेगी, यानी उनको यही तस्लीम किया जाएगा कि ये एग्जैक्ट वही कानून है जो कि उस पार्लियामेंट ने बनाया था। अब जैसे 1872 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, बाकी 100-150 साल पुराने हमारे कवानीन हैं। अगर उन कवानीन की वैलिडिटी को चैलेंज करने लग दिया जाए कि जी वो कवानीन थे ही नहीं, वो पार्लियामेंट ने पास ही नहीं किया, अब 150 साल पहले कौन खंगालेगा और ये करेगा। खैर, तो इस तरीके से जो भी पाकिस्तानी कवानीन है उनको जुडिशियल नोटिस लिया जाएगा। दूसरा है आर्टिकल ऑफ वार फॉर द आर्म्ड फोर्सेज, यानी कोई भी जंग और आर्म फोर्सेज से मतलब कोई कवानीन है उनको ऊपर भी जुडिशियल नोटिस अदालत लेगी। इसी तरह द सील्स ऑफ द ऑल कोर्ट्स इन पाकिस्तान एंड ऑल कोर्ट्स आउट ऑफ द पाकिस्तान, यानी जो अदालत की मोहर होती है किसी अदालत की, और पाकिस्तानी चाहे अदालत है चाहे बाहर की कोई अदालत है, और अगर कोई बाहर की अदालत है तो किसी कंपिटेंट अथॉरिटी ने, फेडरल गवर्नमेंट ने उसको इस्टेब्लिश किया है, उसको बनाया है, तो ऐसी सील्स को अदालत यही तस्लीम करेगी कि जी ये वाकई उसी अदालत की सील है और वो जुडिशियल नोटिस लेगी। मिसाल के तौर पर ब्रिटेन की किसी कोर्ट का या अमेरिकन किसी कोर्ट का कोई फैसला अदालत के सामने आता है, रजिस्टर्ड जो है अटेस्टेड कॉपी अदालत में आती है, तो उसके ऊपर कोई इसी अदालत की सील लगी होती है ब्रिटेन की कोर्ट की, तो अदालत यही तस्लीम करेगी जी ये ब्रिटेन की जो कोर्ट के ने कोर्ट की ही ये कॉपी है और ये सील भी उसी अदालत की, उसके ऊपर जुडिशियल नोटिस लेगी। इसी तरह द एसेसरी ऑफ ऑफिसर नेम्स टाइटल फंक्शन, इसी तरह किसी ऑफिशियल गजट, आपको पता है किसी ऑफिसर सरकारी ऑफिसर की तैनाती होती है तो अदालत उसको एज इट इज़ लेगी, यानी बिलफर्ज चेयरमैन वाफ्टा तैनात होता है कोई, तो वफाकी गवर्नमेंट ने किसी को चेयरमैन वाफ्टा बनाया, किसी को एजुकेशन का कोई सेक्रेटरी बना दिया, तो ऐसे कोई भी ऑफिसर हैं, वो थानेदार से लेकर एक पटवारी से लेकर ऊपर हायर ऑफिसर तक, जो भी कोई ऑफिसर इस तरीके से पॉइंट होगा किसी नोटिफिकेशन के जरिए, तो अदालत उसको एज इट इज़ लेगी कि जी वाकई गवर्नमेंट ने इसको अपॉइंट किया है। ये नहीं होगा कि कोई चेयरमैन वाफ्टा बना है तो, और चेयरमैन वाफ्टा या कोई भी डीसी या एसी पेश हो अदालत में, तो अदालत कहेगी जी पहले आप साबित करो कि तुम वाकई डीसी हो, ऐसा नहीं होगा। इसी तरह द एग्जिस्टेंस टाइटल एंड द नेशनल फ्लैग, किसी भी मुल्क का जो टाइटल है, नाम है, उसके नेशनल फ्लैग को अदालत एज इट इज़ लेगी जुडिशियल नोटिस की, उनको साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि जी ये झंडा अमेरिका का ही है या ये झंडा इंडिया का जो है वो है। इसी तरह जा डिवीज़न और द टाइम जियोग्राफिकल डिवीज़न, यानी किसी भी मुल्क की जो टाइम है, आपको पता है कि टाइम का फ़र्क है पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका के कोई 10 घंटे हमसे आगे है, पीछे है, कोई इसी तरह इंडिया हमसे, तो ये जो टाइम का फ़र्क है, डिवीज़न है जियोग्राफिकली, इसको अदालत एज इट इज़ लेगी, तस्लीम करेगी। अब अदालत ये नहीं कहेगी कि पाकिस्तान में दिन के 12 बजे हैं तो अमेरिका में भी दिन के 12 बजे हैं, उधर कोई कहे जी नहीं जी वो है उधर तो रात है इस टाइम, तो अदालत ज़ाहिर बात है वो फ़र्क तो है ना, तो उस फ़र्क को भी अदालत जो टाइम का फ़र्क है जियोग्राफिकली तौर पे उसको एज इट इज़ लेगी और जुडिशियल नोटिस लिया जाएगा। इसी तरह आ जाता है द कमेंसमेंट ऑफ द कंटिन्यूस एंड टर्मिनेशन ऑफ द हॉस्टिलिटी, यानी किसी मुल्क पाकिस्तान की किसी मुल्क से जंग हुई, अमन हुआ, दुश्मनी हुई, उसका सारा जो सिनेरियो का उसको एज इट इज़ लिया जाएगा कि जी वाकई पाकिस्तान किस मुल्क से दुश्मनी रही है, जंग रही है, कारगिल का जैसे पाकिस्तान की इंडिया से जंगें वगैरह हुई हैं, अभी भी कोई हॉस्टिलिटी हमारे दरमियान चलती रहती है, नोक झोंक, तो इस तरीके से इस मामले में ये अदालत जुडिशियल नोटिस लेगी, ये नहीं खंगालेगी कि जी वाकई जंग हुई थी या नहीं हुई थी। इसी तरह द नेम्स ऑफ द मेंबर ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, अब अदालत का जो भी अदालती अमला है,
उसको अदालत के अमले को, और जो उसके अंदर इसके अंदर एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है एडवोकेट्स का भी, जो है आर्टिकल 112 इसके जो आप क्लास जे पढ़ेंगे उसके अंदर जो ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट हैं, ऑफिसर्स ऑफ अदालती अमला और जो वकला हैं, उनको अदालत एज इट इज़ लेगी कि ये वाकई अब मुलाजिम है इस अदालत के बिलफर्ज। मिसाल के तौर पर अगर अदालत में एक सेशन जज साहब आते हैं और वो आके अपनी अदालत में बैठते हैं, तो ये ऐसे नहीं होगा कि वो अपने रीडर को कहेंगे जी अपनी वेरिफिकेशन करवाओ कि तुम वाकई रीडर हो। इसी तरह अगर स्टेनो उसके पास बैठा है या क्या नाम है कोई वकील उसके सामने पेश होता है, तो किसी वकील को ये नहीं कहा जाएगा जी पहले आप अपना लाइसेंस चेक करवाएं, वेरिफिकेशन करवाएं अपने। तो जो उसकी अदालत में पेश होगा, जो अदालती अमला, उसको एज इट इज़ अदालत यही तस्लीम करेगी कि ये अदालती अमला है और ये वकील है। इसी तरह द रूल ऑफ द रोड ऑन लैंड और एट सी, यानी ट्रैफिक के कवानीन होंगे और समंदर के जो कवानीन होंगे उनको एज इट इज़ अदालत लेगी। अब इसकी जो 112 है क्लास 2, वो कहती है in all cases referred to in clause 1 and also in all matter of public history, literature, science or art, the court may resort of for its aid to appropriate books or documents of reference। यानी अगर कोई हिस्ट्री, लिटरेचर और किसी साइंस या आर्ट से मतलब कोई सवाल अदालत में उठता है, तो अदालत उस साइंस का बिलफर्ज कोई सवाल आता है सामने, तो उस साइंस से रिलेटेड किसी पीएचडी स्कॉलर जो होगा, साइंटिस्ट की बुक कोई रेफ़र की जाती है अदालत में। किसी हिस्ट्री से मतलब कोई वेरीफाइड हिस्टोरियन है जिसको सारे तस्लीम करते हैं कि वाकई उसकी हिस्ट्री जेनवन थी, तो हिस्ट्री से मतलब कोई सवाल आता है, साइंस से मतलब कोई सवाल आता है, लिटरेचर से मतलब कोई सवाल आता है, तो ऐसे शख्स की बुक्स को अदालत किसी साइंटिस्ट की, जो जैसे मैंने अर्ज़ की पहले, तो उसका साइंटिस्ट की जो रिसर्च होगी, उसकी बुक होगी, उसको एज ए जुडिशियल नोटिस लेते हुए उसको माना जाएगा ऐसे फैक्ट्स को। 112 की आप क्लास 3 देखें, इफ़ द कोर्ट इज़ कॉल्ड अपॉन बाई एनी पर्सन टू टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ एनी फैक्ट, यानी अगर कोई ख़ास एक शख्स है, वो अदालत को कहता है कि जी इस खास मैटर पे ये जो मैं फैक्ट पेश करने जा रहा हूँ, इसको ऊपर आप जुडिशियल नोटिस लें। बिलफर्ज वो अदालत में कोई फ़ॉरेन बुक पेश करता है, कोई ऑर्डर पेश करता है किसी फ़ॉरेन कोर्ट का, या कोई भी ऐसा वो फैक्ट अदालत में पेश करता है और अदालत से वो डिमांड करता है कि इसके ऊपर जुडिशियल नोटिस ले, तो अदालत ऐसा करने से इनकार कर सकती है कि जी जब तक वो साबित ना करे कि जी वाकई ही इसके ऊपर जुडिशियल नोटिस लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। बिलफर्ज एक वो किसी अमेरिकन लॉ से मतलब कोई हवाला देता है कि जी ये अमेरिकन लॉ ये ख़ास है। अब अदालत ज़ाहिर बात है जो अमेरिकन लॉ है उसके ऊपर जुडिशियल नोटिस लेगी, लेकिन अदालत उसको कंफर्म कर सकती है कि आया वाकई ऐसा लॉ है या नहीं है ये। तो उस यानी कोई भी खास फैक्ट है, किसी लॉ से रिलेटेड है, कोई भी ऐसा फैक्ट है, तो जिसको कोई पार्टी चाहती है इसके ऊपर जुडिशियल नोटिस लिया जाए, तो अदालत उसका इनकार कर सकती है और कह सकती है कि इसको पहले साबित करें। आर्टिकल 112 था और सिंपल सी बात है कि हर फैक्ट्स को जनरल रूल यही है कि हर जो भी फैक्ट अदालत में पेश किया जाएगा उसको साबित करना लाजमी है, लेकिन चंद एक फैक्ट्स हैं जिनके ऊपर अदालत जुडिशियल नोटिस लेगी, और जुडिशियल नोटिस जब किसी खास फैक्ट्स के ऊपर वो ले लिया जाएगा जो कि आर्टिकल 112 में बयान किए गए हैं, ये तुम्हारे तमाम फैक्ट्स के ऊपर, तो उनको साबित करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये नहीं किया जाएगा कि अब इसको साबित किया जाए। ये बात जस्ट आर्टिकल 112 में बताई गई है। आर्टिकल 113 पर, आर्टिकल 113 है फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, यानी दोस्तों कि ऐसे खास फैक्ट्स, अब इसको अगर तो वर्डिंग आप पढ़ें, नो फैक्ट नीड टू बी प्रूव्ड इन एनी प्रोसीडिंग विच द पार्टीज देयर two or their agents agree to admit at the hearing or which before the hearing they agree to admit any writing under their hands। दोस्तों अगर कोई ऐसा फैक्ट जिसको पार्टीज ने कबूल कर लिया है, एडमिटेड फैक्ट्स को साबित करने के लिए ज़रूरत नहीं है। मिसाल मैं आपको देता हूँ, पार्टीज़ ने अगर कोई एडमिट कर लिया या उनके रिप्रेजेंटेटिव एजेंट थे उन्होंने कबूल कर लिया किसी खास फैक्ट्स को, तो उनको साबित करने के लिए अदालत में ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर एक शख्स ये कहता है कि मैंने 20 को 10 लाख रुपए दिए थे और ये 10 लाख रुपए देके मैंने उससे ये मकान ख़रीद लिया है और ये मेरा एग्रीमेंट है। अब ये सवाल उठता है अदालत में, बी कहता है जी वाकई हमारा एग्रीमेंट हुआ था और ये मकान के बेचने की बाबत, लेकिन 10 लाख रुपए हमारे तय नहीं हुए थे, 15 लाख तय हुए थे। अब जहाँ मुआहदे का ताल्लुक है, उसने बी ने इतना तो एडमिट कर लिया ना कि एग्रीमेंट हुआ था। अब अदालत में ये सवाल नहीं उठेगा कि आया कि तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ था या नहीं हुआ था। एग्रीमेंट हुआ था उन्होंने, क्योंकि बी ने वो एडमिट कर लिया है कि हमारा एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन अब इशू क्या हुआ, इशू वो कह रहा है कि जी 10 लाख नहीं हुए थे, हमारे दरमियान 15 लाख इसने मुझे देने थे। तो अब इशू इसके ऊपर फ्रेम होगा और इसके ऊपर एविडेंस ली जाएगी, ना कि इस बात के ऊपर कि जो पार्टीज ने एडमिट कर लिया है। इसी तरह इसके अंदर बताया गया कि अगर पार्टीज ने कार्रवाई शुरू होने से पहले किसी खास फैक्ट्स को तस्लीम कर लिया था, दावे के अंदर आप करते हैं क्लेम, और जवाब दावे के अंदर दूसरी पार्टी उस खास क्लेम को एडमिट कर लेगी रिटर्न के अंदर, जारी बात है जवाब दावा रिटर्न होता है, तो उसमें अगर जवाब दावे में किसी खास फैक्ट को तस्लीम कर लिया तो उसके ऊपर भी इशू फ्रेम नहीं होगा। जस्ट ये बात बताई गई थी आर्टिकल 113 में। अब आ जाए दोस्तों आर्टिकल 114 स्टोपल। ये लॉ ऑफ स्टोपल बहुत ही एक अहम और इंतहाई
आप समझ लें कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिस के अंदर भी ये एक काफ़ी अहम आर्टिकल है। लॉ ऑफ स्टॉपल क्या है दोस्तों? इसके अंदर जो सादा सी है, स्टॉपल लफ्ज़ निकला है स्टॉप से, ठीक है? स्टॉपल लफ्ज़ निकला है स्टॉप, स्टॉप मतलब रोकना, किसी को रोक देना। अब ये लॉ ऑफ स्टॉपल क्या है? अब इसको पढ़ें तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। व्हेन one person has by his declaration, act or omission intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such a belief, neither be he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such a person or his representative to deny the truth of that thing. अगर कोई शख्स दोस्तों, अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को अपनी ज़ुबान के ज़रिए, अल्फाज के ज़रिए, अपने अमल के ज़रिए, अपने रवैये के ज़रिए किसी दूसरे शख्स को यकीन दिला देता है किसी ख़ास फैक्ट्स के ऊपर कि जी ऐसा ही है, तो बाद में उस अगर उन दोनों शख्स के दरमियान कोई मामला उठता है जिसने उसको यकीन दिलवाया था अपने कुछ कह कर अपने अमल के ज़रिए, तो वो शख्स बाद में अपनी उस बात से मुकर नहीं सकता। मिसाल के तौर पर एक शख्स ए है, वो एक मकान में रह रहा था 10 साल से। अब वो एग्रीमेंट करता है बी से कि जी ये इस मकान का मालिक मैं हूँ और ये तुम मुझे मैं तुम्हें मकान बेच देता हूँ 10 लाख रुपए में। वो बी एग्री हो जाता है जी चलें जी ठीक है। लेकिन बाद में ए कहता है कि जी उसको मकान नहीं बेचता और कहता है कि जी मैं इस मकान का मालिक नहीं हूँ, बल्कि इस मकान का मालिक तो मेरे वालिद साहब थे और अब वो फोत हो चुके हैं। जब मैंने तुमसे एग्रीमेंट किया तब मैं इस ज़मीन का मालिक नहीं था। ठीक है, अब अदालत में केस चलता है। अब अदालत के अंदर जब ये बात साबित हो जाती है, ए ने अपने तस्लीम कर लिया है कि उसने एग्रीमेंट किया था, लेकिन बेशक उस वक्त मालिक नहीं था ज़मीन का, लेकिन अब वो इस ज़मीन का मालिक बन चुका है क्योंकि उसके पास विरासत आ गई है, तो अब वो अपने एग्रीमेंट को पूरा करे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम उसने एग्रीमेंट किया था तो वो उसका मालिक नहीं था। ठीक है दोस्तों, यानी अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को यकीन दिलवा देता है अपने अमल के ज़रिए। अब मिसाल एक और मैं ले लेता हूँ, एक शख्स है, दुकानदार है। अब दुकानदार के साथ एक शख्स होता है, वो 24 घंटे दुकानदार के पास होता था, जो खरीदो दुकान का माल दे रहा है, पैसे रिसीव कर रहा है, लोगों को दुकान का सामान दे रहा है, इस तरीके से करके एज ए एजेंट मुलाजिम वो दुकानदार के पास काम कर रहा था। 24 घंटे उसके साथ होता था जब भी दुकान की टाइमिंग होती थी। अब भी ग्राहक आता है, एक शख्स आता है, ज़ाहिर बात है उसने देखा हुआ था ये शख्स कि इसका मुलाजिम है और सारे पैसों की लेन देन भी ये करता है। अब वो उसको पैसे खास दे जाता है कि ये जी अपने मालिक को दे देना, ठीक है। अब बाद में वो उसका दुकानदार जो था, उसका वो जो उसके साथ वो लड़का होता था रिप्रेजेंटेटिव उसका एज एजेंट वो जो काम कर रहा था, अब वो भाग जाता है, जो कुछ भी कर लेता है। अब वो दुकानदार कहता है जी तुम मुझे पैसे नहीं दे के गए थे, वो तो मैं उसको जानता भी नहीं और वो मेरा नहीं था, मुलाजिम नहीं था, तुमने उसको पैसे क्यों दिए? ठीक है। अब अदालत में ऐसा सवाल उठेगा तो अदालत कहेगी नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे साथ मुसलसल काम करता था, वो तुम्हारी दुकान के अंदर लेन देन करता था, जो भी ग्राहक आते थे उनको डील करता था। अब तुम ऐसे नहीं कह सकते कि जी तुमने वो क्योंकि चला गया पैसे लेके तो तुम कहो जी मेरा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं था। नहीं, तुमने अपने अमल के ज़रिए शो किया था, तुम उसको अपने साथ बिठाते थे, वो तुम्हारी दुकान में होता था, उसका असेस तुम्हारी जो दुकान में माल था उस तक था और वो तुम्हारे पैसों का लेन देन करता था, तुम्हारी आंखों के सामने करता था। जो तुमने अपने रवैये से अपने अमल से लोगों को शो करवाया तुमने, क्या नाम है कि जी ये मेरा मुलाजिम ही है और तुम इससे कर सकते हो। लेकिन अब उसने अगर इस तरीके से कोई फ्रॉड किया है या कोई भी मामला किया है तो तुम अब इस बात से मुकर नहीं सकते। तो लॉ ऑफ स्टॉपल इस बात के ऊपर भी लग जाएगा। इसी तरह इसके अंदर एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है ओमिशन इंटेंशनली। अब ओमिशन इंटेंशनली आपने कमीशन सुना होगा। कमीशन क्या मतलब होगा? तो होता है किसी काम का होना, और ओमिशन इंटेंशनली किसी काम को जानते बूझते हुए ना करना। यानी कमीशन का मतलब है, कमीशन इंटेंशनली क्या होगा? जानते बूझते हुए कोई काम करना। जबकि ओमिशन इंटेंशनली का मतलब क्या होगा? कि जानते बूझते हुए खामोश रहना किसी बात के ऊपर। बिलफर्ज एक शख्स ए है, वो बी को कॉल करके कहता है कि यार मैंने तुम्हारे जो पैसे देने थे वो मैं तुम्हारे भाई को दे देता हूँ, और क्या नाम है जिसको तुम लेकर आए थे। अब उसने अपना जो बी था उसने अपना किसी एक तीसरे शख्स को अपना भाई शो करवा रखा था ए के सामने, ये मेरा भाई है, हम इकट्ठे ही रहते हैं और सारे मामला को ये देखता है। अब बी ए जो है वो उसके भाई समझ के पैसे दे देता है। कभी उसने इनकार भी नहीं किया था बी ने कि ये जो मेरा भाई है या नहीं है, उसने हमेशा इसको शो यही भाई करवाया था। ए कहता है बी को कि जी मैं तुम्हारे भाई को पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ, उसका कोई जवाब नहीं देता, खामोश रह जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ए है वो सी को पैसे ट्रांसफर कर देता है कि जी चलो ये उसका भाई है, बी का उसको दे देगा। लेकिन बाद में वो पता लगता है जी उसका भाई नहीं था, और बी कहता है तुमने फ्रॉड, वो पैसे लेके भाग गए, जो भी उसने किया वो मेरा भाई नहीं था, तुम मुझे पैसे दो और तुम जानो। अब अदालत के अंदर ये केस आता है। अदालत के अंदर ये जब बात साबित हो जाती है कि उसने अपने रवैये से साबित किया था कि सी बी का भाई है, और जब उसने पूछा कि पैसे देने से मुतलिक उसने हाँ ना में कोई जवाब नहीं दिया था, तो इसका मतलब है उसने जानते बूझते हुए वो खामोश रहा, कोई काम जानते बूझते हुए वो खामोश रहा,
हालांकि वो बता भी सकता था वो मेरा भाई नहीं है और तुम उसे पैसे मत देना, लेकिन वो खामोश रहा, इनकार कर सकते थे, लेकिन तुमने ये काम नहीं किया, तो लॉ ऑफ स्टोपल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों ये जस्ट सादा से कानून है लॉ ऑफ स्टोपल का, कि जिसके अंदर स्टॉप लग जाएगा। बस सादा से एक 3 लफ्ज़ याद रख लें, कोई अपने अल्फाज से डिक्लेरेशन, कोई अपने अमल से, और जानते बूझते हुए कोई काम रवैये से किसी कोई शख्स को किसी ख़ास बात पे यकीन दिलवा देता है, और उसके उस यकीन पर रखते हुए वो शख्स उसका अमल करता है, उसके रवैये को देखते हुए, उसके अल्फाज पे अमल करते हुए, तो वो शख्स जिसने यकीन दिलवाया था वो अपनी बात से मुकर नहीं सकेगा कि जी मैं तो इसको ऐसा था ही नहीं। और मिसालें जो मैंने आपको दी हैं, उन मिसालों से मुझे उम्मीद है कि आप इस लॉ ऑफ स्टोपल को समझ गए होंगे। मजीद भी अगर आपको कोई सवाल है इससे मुतलिक तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। दोस्तों अब आ जाएं आर्टिकल 115 पर, स्टोपल ऑफ टेनेंट एंड ऑफ लाइसेंसी ऑफ अ पर्सन इन पोसेशन। इसके अंदर दोस्तों इस आर्टिकल में सादा सी बात बयान की गई है। टेनेंट यानी किराएदार, अगर कोई शख्स है किराएदार है, वो किसी के घर में बैठा है, तो अब वो अपने मालिक के टाइटल को इनकार नहीं कर सकता कि जी मैं तुम्हें किराया नहीं देता, तुम इस घर के मालिक नहीं हो। यानी एक शख्स किराएदार है ए, वो बी के मकान में रह रहा है पिछले 10 साल से, ठीक है। अब वो मुसलसल उस किराए, ज़ाहिर बात है किराएदार है ए है और उसे किराया देता आ रहा था वो बी को। अब इस दौरान वो कहे कि जी नहीं तुम इस ज़मीन के मालिक ही नहीं हो और मैं तुम्हें किराया नहीं दूंगा और मैं तुम्हारे टाइटल को नहीं मानता। नहीं, जो भी टेनेंट है ड्यूरिंग कंटिन्यूस टेनेंसी, तो उसको ये हक हासिल नहीं है कि वो जो मालिक है उस ज़मीन का जिससे उसने किराए पे ली थी उसका इनकार करे कि जी तुम इसके मालिक नहीं हो, ज़मीन के दुकानदार के, इस दुकान की या किसी भी चीज़ के तुम इस मालिक नहीं हो। ज़ाहिर कानून कहता है तुमने ज़मीन उस शख्स से कब्ज़ा जो लिया था, पोसेशन जो तुमने लिया था, बतौर किराएदार लिया था, तुम्हारा हक नहीं बनता कि तुम उसके टाइटलशिप को इनकार करोगे कि तुम मालिक नहीं हो ज़मीन के और मैं तुम्हें किराया नहीं दूंगा। इसी तरह लाइसेंसी यानी लाइसेंस लेना, ये लाइसेंस क्या होता है, यानी किसी को लाइसेंस दे देना, यानी कोई ख़ास वक्त में, लीगल अगर वर्ड में हम इसको समझें, लाइसेंस देना किसी को ख़ास इजाज़त दे देना मखसूस मुद्दत के लिए कि आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिलफर्ज किसी ने अपने बाग का लाइसेंस दे दिया किसी को कि जी तुम इस बाग के अंदर से 6 महीने तक जो पैदावार होगी आप ले सकते हो। किसी कुएं को किसी ने ख़ास ट्यूबवेल को दे दिया कि जी आप इसको चला सकते हो, यानी कोई भी चीज़ है वो लाइसेंस ही इस तरीके से दे दिया। अब किसी ने अपना बाग दे दिया था किसी ख़ास शख्स को कि जी तुम इसको इस्तेमाल कर सकते हो, लाइसेंस दे दिया उसके, आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब लाइसेंसी यानी लाइसेंसी कौन होगा, जिसने वो लाइसेंस लिया है, और लाइसेंसर कौन होगा, जिसने वो लाइसेंस दिया है, जो असल मालिक है। अब लाइसेंसी जो होगा वो इनकार नहीं कर सकता कि जी तुम इसके बाग के मालिक नहीं हो और मैं तुम्हारे लाइसेंस को नहीं मानता। तो सादा सी बात है, टेन यानी किराएदार को हक नहीं कि वो अपने मालिक के टाइटलशिप को और उसके पोसेशन को डिनाई करे और ये कहे कि तुम मालिक नहीं और मैं तुम्हें किराया नहीं दूंगा। सादा सी बात है, जो किराएदार होगा टेनेंट है और जो लाइसेंसी है उसके ऊपर लॉ ऑफ स्टोपल अप्लाई होगा और वो उसका इनकार नहीं कर सकते। जस्ट ये बात बताई गई है आर्टिकल 115 में। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो आर्टिकल्स हैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। इस लेक्चर में मुतलिक अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। काइंडली मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिएगा मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।